नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने बीटीएससी के लिए जो नया गाइडलाइंस का ये नया नियमावली जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, वो सारी अपडेट आप लोगों ने जान चुके होंगे और उसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बताए भी थे। तो अब आप लोग को एएनएम का नौकरी चाहिए तो तैयारी करना होगा और हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग पीछे मत हटिए यदि आप चाहते हैं 24 में हमको नौकरी लेना है तो, क्योंकि नियमावली आया है इसलिए क्योंकि बहाली जल्द आने वाला है। वैकेंसी को ले जो नया वैकेंसी आने वाला है उसी के रिगार्डिंग ये पहले नियम जारी कर दिया है, क्योंकि बीटीएससी 10,709 एएनएम फंस गया है। क्योंकि उसके बहाली को लेकर आप लोग देख रहे हैं कि कितना उसमें दिक्कतें आ रही है। इस वजह से पहले नियमावली पूरा क्लियरली वे में सारा कुछ उसमें लिखा गया है। वो सारी जानकारियाँ हमने आपके साथ साझा भी कर दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लें। क्लास ज्वाइन करने के लिए, नोट्स के लिए और जो इसकी प्रॉपर तैयारी है, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया और भी बहुत सारा इसमें जो हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है, उसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7050872996 और क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब वैकेंसी जारी होंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होंगे। और वैसे जो नया बहाली के बारे में हमने आपको बताया, जो 150 बहाली आया है, परमानेंट बहाली है, तो उसमें भी आपको मतलब कि तैयारी रहेगा तभी आप वो सारा मतलब बहाली में जा सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर करिए और हमारे साथ आप तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपका सारा जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे बिहार का या बिहार से बाहर का जो भी एएनएम का एग्ज़ाम देंगे, आपको निश्चित ही निकलेगा। जो भी टॉपिक है उसका थ्योरी सारा कुछ हम आपको व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ फॉर्म में वो हम भेज देंगे, जो भी क्लासेस ज्वाइन किए हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे और ये हम लोगों का जो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर में जो एएनएम का क्लास होती है, जिसका जो टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हम यदि बात करें तो इसका हमने पिछले क्लास में सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी थे और आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन से बढ़ाते हैं। कह रहा है कि समुदाय स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य का विकास, संक्रमण, रोग का निदान या रोग का उपचार या समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन के अनुसार कि समस्त स्वास्थ्य का क्या अर्थ होगा, कि वही होगा कि समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता ही सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ कहलाएगा। मतलब समुदाय पूरे अपने समाज के लिए क्या होंगे या पूरे देश के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता होनी चाहिए। तो उसका अर्थ यही होता है। जिसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें कि आपको सारा डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। हालांकि अंडर 5 क्लिनिक द्वारा संपन्न होता है क्या? अंडर 5 क्लिनिक द्वारा क्या संपन्न होता है? सामान्य रोग का इलाज या कह सकते हैं कि रक्त, मलमूत्र, खखार आदि की जांच या बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल या इनमें से कोई नहीं। तो अंडर 5 क्लिनिक जो मतलब नाम से भी क्लियर, अंडर 5 इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 वर्ष की उम्र, तो वो सब किसके लिए होता है? मतलब बच्चों, उस एज में बच्चे को कहा जाता है। इस तरीके से भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? अंडर 5 क्लिनिक द्वारा जो संपन्न होता है वो क्या चीज़? बच्चों की देखभाल। क्या होता है? बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल होती है। क्या चीज़? बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल अंडर 5 क्लिनिक द्वारा जो संपन्न होता है या उसकी जो कार्य है वो क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल। अगला है कि ओरल पोलियो टीका को रखना चाहिए। जो ओरल पोलियो टीका होता है वो कैसे रखना चाहिए? बहुत सारा चीज़ आपको मेडिसिन आपको देखते होंगे कि बहुत सारा मेडिसिन ऐसे ही रखा रहता है। आप मेडिकल दुकान में जाते होंगे दवा लेने, तो बहुत सारा आपको जो दवा होती है वो रेक पर ऐसे ही रखा हुआ मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी दवाएं होती हैं जिनको फ्रीज में रखा जाता है, मतलब कि उसको रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ओरल पोलियो का जो टीका होता है
उसको कैसे रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पर, या उसके लिए अलग टेम्परेचर डिफाइंड किए जाते हैं। रूम टेम्परेचर जिस पर हम लोग नॉर्मली रहते हैं, जैसे हम लोग अभी है कहीं पर भी है, तो वो रूम टेम्परेचर हुआ। जैसे क्या सामान्य रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को माना गया है। उससे ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं टेम्परेचर बढ़ गया। कम होता है ठंडी के मौसम में, कहते हैं कम हो गया। वही फ्रीज का जो रूम टेम्परेचर से बहुत कम उसका टेम्परेचर रहता है। तो ओरल टीका का जो मतलब रखा जाता है, उसके लिए जो टेम्परेचर मान्य किया गया है वो कितना है, तो वो 20 से 25 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। किसने, तो 20 से 25 डिग्री के तापमान में, मतलब 25 से कम भी कर सकते हैं, इसको भी आप ऐसे रख सकते हैं। अगला है कि पीएचसी का बेड स्ट्रेंथ क्या होता है, मतलब कितनी बेड एक पीएचसी सेंटर में कितने बेड की क्षमता होती है। पीएचसी हमने आपको बताए थे कि कितने आबादी पर होती है, तो लगभग 15 से 20 हज़ार आबादी पर हम लोगों ने देखे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस भी कर लिए थे। और पीएचसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक पीएचसी सेंटर में बहुत ज़्यादा बेड नहीं होते हैं, उसकी जो बेड स्ट्रेंथ होती है, जो उनके पास बेड होती है, वो कितने होते हैं, 5 बेड होती है। कितना होता है, 5 बेड। कितने होते हैं, 5 बेड की 5 बेड की कैपेसिटी कह लीजिए या स्ट्रेंथ कह लीजिए, उतना होती है। अगला है कि पीएचसी में अब बेड मतलब ये मत समझिए सोने के लिए, जो मरीजों के लिए बनाया गया रहता है। स्ट्रेचर भी कर सकते हो, वो वेंटिलेटर के टाइप नहीं होते, वो भी आप कर सकते हो। तो वो क्या कहा है, मतलब कि उसके लिए 5 मतलब कि उसमें कैपेसिटी होती है। अगला है कि पीएचसी में कुल कितने कार्यरत कर्मी होते हैं। ये तो आपको जानना चाहिए कि एक पीएचसी सेंटर में कितने कार्यरत हो सकते हैं। जो कार्यरत कर्मियों की संख्या है और आपको 17 रहनी चाहिए। कितना, 17 जो कार्यरत कर्मी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जोड़ लीजिए कितना पीएचसी सेंटर होंगे, हमारे राज्य की कितनी आबादी है, और 15 से 20 हज़ार पर क्या होता है, मतलब एक पीएचसी बनाए जाते हैं। वो हम लोगों ने कल के क्वेश्चन में देखे भी थे, और आप सब ने वो क्वेश्चन देखे भी होंगे। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आप लोग क्लास को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे क्लास में एक नया चीज़ सारे कुछ से देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि 15 से 20 में 20 से 30 के बीच में रखा जाता है। 20 से 30 हज़ार जो मतलब कि कह सकते हैं आबादी पर एक पीएचसी सेंटर का बनाया जाता है या उसका गठन किया जाता है। 20 से 30 हज़ार आबादी पर, कितनी पे, तो 20 से 30 हज़ार पर के, तो 20 से 30 हज़ार पर इसका मतलब कि एक सेंटर होता है, जिसमें कि 5 बेड की सुविधा होती है। कुल यदि हम कार्यरत कर्मियों की बात करें तो उसमें 17 कार्यरत कर्मी उसमें रहते हैं। तो इस तरीके से पीएचसी सेंटर की रिगार्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। और उसका जांच कौन करते हैं, निरीक्षण, वो भी हम लोगों ने देखे थे। जो स्वास्थ्य प्रभारी होते हैं उसके अंतर्गत उसका जांच निरीक्षण आते हैं, जो कि इसका जांच देख रेख करते हैं। जो स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी होती है वो पीएचसी सेंटर का जांच करते हैं। तो पीएचसी सेंटर को लेकर अभी तक हम लोग 5 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि पीएचसी सेंटर कितने आबादी पर बनते हैं, इसमें कितनी बेड होती है, और कुल कितने कार्यरत इसमें कर्मी होते हैं, उसका देख रेख कौन करता है, मतलब कि किस स्तर पर उसका देख रेख होता है, कौन इसका मतलब कि स्वास्थ्य कर्मी को उसका मतलब पीएचसी सेंटर चेक कर सकते हैं करते हैं, तो वो स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी करते हैं। तो इतना हम लोग देख चुके हैं। आगे और मिलेंगे तो और हम लोग इस पर चर्चाएँ करेंगे और हम लोग जानेंगे भी, ठीक है। WHO को लेकर भी हम लोग जाने थे कि WHO का जो स्थापना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने WHO को लेकर जो पहला क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में देखे थे, वो देखे थे क्या चीज़ कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था, तो 1946 में। कब हुई थी, 1946 में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि WHO का WHO के भारतीय मूल का मुख्यालय कहाँ है।
मतलब WHO का मतलब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सभी जगह मुख्यालय है, मतलब सब जगह इसका सेंटर बना हुआ है, कह सकते हैं मिनी सेंटर। जैसे आप लोग किसी राज्य किसी भी देश में दूसरे देश का दूतावास रहते हैं, उसी तरीके से WHO का भी सेंटर रहते हैं, क्योंकि WHO क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं। जो है स्वास्थ्य संबंधित निर्णय है वो WHO के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो भारत में कहाँ है, तो भारत में जो इसका मुख्यालय है WHO का, वो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली हमारे राजधानी में। अब ये मत समझ लीजिए कि भारत के राजधानी में है तो और भी देश के राजधानी में ही होंगे, ऐसा नहीं है, दूसरे सिटी में भी हो सकते हैं। अगला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र आते हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य होते हैं उसके अंतर्गत कितने उपकेंद्र आते हैं, तो 4 से 5 उपकेंद्र आते हैं। कितने आते हैं, तो 4 से 5 उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि बहुउद्देशीय कार्यक्रम के तहत पदनाम हो गया क्या, तो बहुउद्देशीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो पदनाम हुआ वो क्या है, तो वो आपका बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला या पुरुष, क्या है पदनाम उसमें, मतलब कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता में जो शामिल होते हैं, जो पुरुष या महिला, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1976 में पहले परिवार कल्याण का नाम क्या था, मतलब पहले 1976 से पहले, अभी तो परिवार नियोजन कहते हैं, लेकिन 1976 से पहले इसको क्या नाम था, किस नाम से इसे परिवार पहले मतलब 1976 से पहले का रहा है, इसका परिवार कल्याण का क्या नाम था, तो इसका पहले का नाम था परिवार नियोजन। क्या था, परिवार नियोजन। 1976 से पहले इसको बुलाए जाते थे। जैसे क्या, अभी ये इंदिरा आवास का नाम चेंज हुआ। पहले ये यदि अभी भी लोग बहुत सारे बोलते हैं, जो कि गाँव सब में जो मतलब कि BPL के नीचे जिसका नाम रहता है उसको घर बनाने के लिए सरकार रुपया मुहैया कराता है। तो पहले ये मतलब इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था, तो इसको इंदिरा आवास के नाम से जाना गया था। लेकिन फिर भी अभी भी लोग वही कह रहे हैं, लेकिन सरकार मतलब कि इसको नाम चेंज किया है। जो कि जैसे कि भाजपा की सरकार आए मोदी जी का, तो उसका अलग नाम रखा है, फिर भी लोग वही नाम से कहते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि इसका पहले 1976 से पहले इसका नाम परिवार कल्याण, अब परिवार कल्याण कहते हैं, पहले परिवार नियोजन कहते थे। हालांकि वंदे मातरम योजना लागू हुआ, मतलब वंदे मातरम जो योजना लागू किया था वो स्वास्थ्य संबंधित एक योजना थी, जो कि सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो वो कब लागू किया गया था, तो 9 फरवरी 2004 को। कब लागू किया गया था, 9 फरवरी 2004 को। हमने आपको पहले ही बता रखे हैं कि इस टॉपिक से आपको कुछ जीके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जिसमें कुछ स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ स्थापनाएं, कोई योजना, कोई दिवस जो मनाए जाते हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रत्येक ANM एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार का ANM का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट के ANM एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि RCH फेज सेकेंड कार्यक्रम शुरू हुआ। RCH फेज सेकेंड कार्यक्रम है, वो कब शुरू हुआ था, तो ये कार्यक्रम की हम यदि बात करें तो ये कार्यक्रम आपका 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2005 को। इसी टॉपिक में आपको ईस्वी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जैसे आप एक बार क्लास देखिए, हम आपको ये सारा PDF प्रोवाइड कर देते हैं, PDF आपके पास रहेगा, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या तो प्रिंट आउट निकाल कर या अपने मोबाइल में रख कर भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार मोबाइल से देखकर पढ़ लीजिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे, आपके माइंड में ज़रूर रहेगा। और जैसे आप टेस्ट लगाने लगिएगा तो उस टाइम आपको सारा कुछ और भी आ जाएंगे, और वैसे हम उस टाइम भी आपको रिवाइज एक बार करवा देंगे। आपकी बेहतर तैयारी होने जा रही है, इसलिए हम आपको कहते हैं बार बार कि आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास आप ज्वाइन करे रहिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। सारे नोट्स मिलेंगे, आपकी तैयारी बेहतर रहेंगे।
तो इसलिए आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। जो क्लास यहाँ पर नहीं हो पाते वो सारे क्लासेस आपको मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे सारे क्लासेस नहीं ले भी पाए तो आपको ऐप्स के जरिए आपको सारा क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे सारे टॉपिक का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम आरंभ हुआ। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ये पल्स पोलियो कार्यक्रम 1955 में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 में पल्स पोलियो कार्यक्रम लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश ने पहले शुरू किया था? मतलब पूरे विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम कहाँ हुआ था? मतलब ये भारत में ही आया था। आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताए थे 1976 में ही इसका नाम दिया गया था। भले आप इसको चेंज करके दूसरा नाम दिया गया है परिवार कल्याण, पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम से इसे देश में जाना जाता था। तो ये कहाँ पर मतलब शुरू हुआ था? तो ये भी भारतवर्ष में ही शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है किरण धौती नाइट ब्लाइंडनेस, जो रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है तो वो किस विटामिन की कमी से होती है? जिसको मतलब देखने में थोड़ी सा अंधेरापन लगता है, तो वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये आप सबको पता भी है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी रोग है वो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होता है क्या? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। मतलब विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है रतौंधी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कह रहा है कि लोहा की कमी से क्या होता है? मतलब आयरन, ये कहते हैं शरीर में आयरन की मात्रा में कमी है, क्योंकि शरीर में आयरन की मात्रा भी होनी चाहिए। अब ये मत कि आयरन की मात्रा कमी है तो आपको कहीं पर जो ऐसी लोहा जो मतलब रॉड जो मिल रहा है स्टील वाला, वो स्टील तो वो आप खाना शुरू कर दे, वो नहीं। मतलब आयरन मतलब कि उसमें कह सकते हैं कि ब्लड से रिगार्डिंग होती है। तो मतलब कि लोहा की कमी से या आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है मतलब शरीर में? तो ये कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होती है। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया आयरन की कमी से होती है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। और हड्डी के विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो हड्डी और दांत के विकास के लिए, दोनों चीज़ के लिए आप लोग ध्यान में रखिए कि दोनों चीज़ के विकास के लिए कैल्शियम ज़रूरत होती है। क्या चीज़ का? कैल्शियम की ज़रूरत होती है उसके विकास के लिए। ठीक है, और फास्फोरस उसका मतलब कह सकते हैं क्षय होता है। मतलब कि कैल्शियम इनके विकास के लिए ज़रूरत होती है। और आपको मतलब कि पता है कि 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में। बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, लेकिन शरीर के विकास होने पर और कुछ हड्डियाँ सबमर्ज हो जाते हैं, 2 से 6 होते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में क्या होती है? फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। स्टेपिज कान की हड्डी जो कि कान में होती है। और ये मतलब कि कान में जो 3 हड्डी होती है सबसे छोटी स्टेपिज होती है। तो हड्डी के रिगार्डिंग आप ये जान गए हैं। दांत के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कितने दांत होती है, कितनी मतलब अगर वाले दांत को क्या कहते हैं, और चूर्णक दांत क्या होता है, कितने होती है, वो सारे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि हड्डी और दांत के विकास के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम से इनका विकास होती है। अगला कह रहा है कि घेंघा रोग की कमी से होता है। मतलब घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। जो आयोडीन हम लोग नमक खाते हैं उसकी कमी से क्या होती है? घेंघा रोग होती है। तो ये मत कि अब आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है तो आप बहुत ज़्यादा नमक खाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। जितना मतलब कि नमक लिमिटेशन में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आप लोग स्वास्थ्य के स्टूडेंट है, स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर है, तो ये सारा कुछ आपको मतलब नियम पालन करने चाहिए।
आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप ही सब तो सलाह दीजिएगा, जो भी पेशेंट आएंगे उसको आप ही लोग तो बताइएगा कि ये करना है। नहीं तो आप और पता चलने से देखने से लगेगा कि जो एएनएम कर्मी है वही बीमार है, तो वो आपको फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है। तो अगला है कि बच्चों में क्वैसी और कोर जो रोग होती है वो किसकी कमी से होती है? तो बच्चे में जो ये रोग देखा गया है वो प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और आपको किस तरीके से और क्लासेज में क्या कुछ सुधार करनी चाहिए, कैसे क्या इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहिए या 2 क्लासेज लेना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए, वो आप लोग बता भी सकते हैं। हम उसमें सुधार करने का भी कोशिश करेंगे। अगला है कि कुपोषण का प्रमुख कारण क्या? कुपोषण मतलब आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिलने से, प्रॉपर विटामिन नहीं मिलने से उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, तो उसको कुपोषण कहते हैं, कुपोषण का शिकार हो गया है। तो वही कारण है कि कुपोषण का प्रमुख कारण क्या होते हैं? प्रोटीन कैलोरी की कमी से, खनिज लवण की कमी से, या विटामिन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण है वो कौन सी होती है? तो कुपोषण का प्रमुख कारण प्रोटीन कैलोरी की कमी से होती है। क्या चीज़ की? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 1 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं क्या? जो 1 वर्ष तक का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको शिशु कहा जाता है। उसके बाद बड़ा होता है तब नवजात कहा जाता है। उसके बाद बच्चा, युवा जो कहिए, लेकिन जो छोटा बच्चा आता है उसको इन्फेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फेंट। 1 वर्ष के बच्चे जब जन्म लेता है, न्यू बॉर्न आता है, उसको नवजात बोलते हैं। नवजात शिशु मतलब कि कह सकते हैं जब जिस समय जन्म लेते हैं उससे कुछ महीना तक उसको नवजात कहा जाता है। इन्फेंट 1 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको मतलब कि इन्फेंट मतलब शिशु कहे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाइनिंग का अर्थ क्या होता है? स्तन का दूध पिलाना, या माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध या ठोस जो अर्ध ठोस आहार या तरल आहार देना, या दूध छुड़ाकर अनाज देना, या इनमें से कोई नहीं। तो वाइनिंग का अर्थ होता है जैसे कि आपको डॉक्टर बोले कि इसे मतलब वाइनिंग का सजेशन दीजिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए ना वाइनिंग होता क्या है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए आपका इस तरीके से सिलेबस भी रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए वाइनिंग का क्या अर्थ होता है। तो वाइनिंग का अर्थ होता है कि माँ का दूध छुड़वा कर उसको अन्य दूध का मतलब आप बताइएगा ये दूध, ये मतलब बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स का मतलब कि मेल देंगे, या बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे लेकर, उनकी विशेषता सारे कुछ आपको पता रहेगा। तो उसके बारे में बताइएगा कि माँ को दूध छुड़ाकर किस कंडीशन में ऐसा होता है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो मतलब कि अन्य दूध या अर्ध ठोस आहार होती है, वो तरल पदार्थ होती है, वो मतलब देने का सजेशन देना चाहिए। किस उम्र में दिया, माँ की दूध छुड़वाने का मतलब कि कहा जाता है आहार देने के लिए, या किस कंडीशन में, वो सारे कुछ आपको बताया जाएंगे। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की हम बात करें तो ये आपका 1952 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन के लगभग आज भी हम लोग देख लेते हैं। कल भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम लोग 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि भारत में अंतरिम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो अंतरिम जनगणना हुई थी वो 2000 अब तक की अंतिम की बात करें तो वो 2011 में हुआ था। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है। जनगणना तो आप लोग जानते हैं ना, सारे कुछ का डाटा पता चलता है, कितना बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, साक्षरता दर क्या है, वो सारा कुछ उस जनगणना से पता लगाया जाता है। तो ये जो अभी तक जो लेटेस्ट कह सकते हैं जनगणना 2011 में हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। बिहार में हुआ भी था, लेकिन वो जातिगत जनगणना हाल ही में जो हुआ था वो सिर्फ जाति के आंकड़े के लिए जनगणना किया गया था, और उसमें जातिगत आंकड़ा हुआ था।
अगर देश लेवल पे बात करें तो 2011 में हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम यदि हम देखें तो 1889 के आसपास में अंग्रेज के टाइम में ही प्रथम जनगणना हुआ था। अगला है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है। तो भारत में जनगणना वैसे यदि हम बात करें तो जनगणना तो 10 वर्ष पर ही होती है, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने पर भी अभी तक नहीं हुआ है। 11 के बाद, वैसे 11 के बाद कितना में हो जाना चाहिए, 21 में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। अगला है कि आबादी वृद्धि का प्रमुख कारण क्या होती है। आबादी में जो वृद्धि होती है उसका क्या रीज़न है कि जन्म मृत्यु दर से अधिक का अंतर हो जाना, मतलब कि जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, मृत्यु कम हो रहा है, इस कारण से आबादी बढ़ रहे हैं, या बाल विवाह का कारण कि छोटे से उम्र में शादी कर देने पर ऑब्वियसली यदि शादी किया जाता है तो जनसंख्या बढ़ेंगे ही, या दो बच्चे के परस्पर समयांतर नहीं होना, मतलब कि जैसे कि दो बच्चे होती है किसी परिवार में तो उसके बीच का अंतर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं होने के कारण जनसंख्या बढ़ रहे हैं, या क्या कारण है इसका, ये पूछे जा रहे थे। इसमें तो आपको देखने से ही लग रहा है कि जो कि जनसंख्या का इनमें से सभी कारण रहने वाले हैं, मतलब कि जन्म दर से मृत्यु दर मतलब कि अधिक है, इस अंतर से भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आ चुकी है। तो यदि कोई बीमार भी पड़ता है तो उसे जीवित, मतलब कि उसको ठीक किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होते थे, पहले यदि ज़्यादा से कोई बीमार पड़ जाते थे तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण उसकी डेथ भी हो जाती है, इस कारण भी बढ़ रहे हैं। दूसरा है बाल विवाह, कम उम्र में शादी करने से भी बच्चे, मतलब जनसंख्या बढ़ रहे हैं। उसके बाद दो बच्चों के बीच में समयांतर, मतलब कि दो बच्चों के बीच में 2 या 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए, वो अब नहीं रखे जाते हैं। अमूमन आप गाँव सब में देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि दो बच्चों के बीच का अंतर 1.5 साल या 1.5 साल से भी कम रहते हैं। तो मतलब कि 1.5 साल कह सकते हैं, 1 से 1.5 साल का अंतर, मतलब उतना अंतर नहीं माना जाता। वैसे बच्चों में ज़्यादा अंतर होनी चाहिए एक से दूसरे बच्चों के बीच में। तो ये सब क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक फैक्टर है, आधार है। इन सब कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक मतलब कि नाम है, वो कौन थी ये आपसे पूछ रहा है। समाज सेविका, या नर्सेज, व्यवसाय की संस्थापक, या विश्वविख्यात महिला, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो आपका कौन थी, नर्स, जो नर्सेज है उसका व्यवसाय की संस्थापक थी। कौन थे, नर्सेज व्यवसाय की संस्थापक थी फ्लोरेंस क्या नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय नर्सेज डे, अभी आप देख लिए कि उसके व्यवसाय के संस्थापक कौन थे। उसके बाद है राष्ट्रीय नर्सेज डे, जो नर्स डे है 12 मई को क्यों मनाया जाता है, किस कारण से 12 मई को। इससे दो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय नर्स डे हमारे देश में वही यदि हम बात करें तो कह रहा है, पूछ रहा है कि इस किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे शिक्षा, मतलब कि टीचर्स डे मनाते हैं तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन पर मनाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा होते हैं। तो और ये पूछ रहे हैं कि ये किस कारण से मनाया जाता है। तो इसका यदि हम रीज़न जाने तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन, जो उसके व्यवसायिक थे उसी के जन्मदिन 12 मई को जन्म था, इसलिए उसको 12 मई को ही राष्ट्रीय नर्सेज डे मनाए जाते हैं। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 12 मई को नर्सेज डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो कि वो कौन थी, तो नर्सेज व्यवसाय की संस्थापक थी। और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि महामारी, एपिडेमिक, महामारी में पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। मतलब महामारी में एपिडेमिक, जो कोई महामारी फैल जाती है, जैसे कोरोना वाला महामारी आया था, तो उस समय में जो पदाधिकारी
ये पदाधिकारी द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया जाता है वो किस माध्यम से, लेटर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, न्यूज़ के माध्यम से, या बुकलेट जारी कर दिया जाता है। तो कैसे आप लोगों को पता चल रहा था कि कोरोना फैल रहा है, तो ये और आपके ब्लॉक लेवल पर कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर इतनी केसेज हुए, ये हुए, तो किस माध्यम से ये पता चलता था, तो ये आपको अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किया जाता था किसके द्वारा, तो प्राधिकार पदाधिकारी के द्वारा, और उसके बाद न्यूज़ वाले या अदर जो होते थे वो इसको इशू करते थे, न्यूज़ में डालते थे या किसी जो सोशल मीडिया वेबसाइट या किसी तरीके से पता चल पाता था। उसके बाद है कि दाई जो काम करने वाले होते हैं, दाई का प्रशिक्षण कितने दिनों के होता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष। तो दाई का जो परीक्षण जो दिया जाता है 1 महीने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इसको कोई मशीन बनाना है या कोई बड़ा काम करना है तो इसको बहुत दिन से ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 महीना इसके लिए ट्रेनिंग काफ़ी है, कुछ बताया जाता है, ये चीज़ें ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक विलेज हेल्थ गाइड का परीक्षण होता है 1 वर्ष, 6 महीना, 9 महीना या 3 माह पर। तो ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक का जो परीक्षण होता है वो आपका कितने दिनों पर होती है, तो ये 3 माह में होती है। कितने दिनों पे, तो 3 माह पे होती है। हालांकि आशा का भुगतान होता है, मतलब आशा का भुगतान कैसे होता है, अवैतनिक कार्य के आधार पर निर्धारित प्रोत्साहन रकम दिया जाता है। तो आशा को किस आधार पर वेतन दिया जाता है, इस बीच में आशा कर्मी धरना भी दिए थे, तो उसके बाद उसका वेतन को मान्य भी किए, मतलब कि कह सकते हैं कि उसको मंथली टाइप से दिया भी गया था। वो सारा अपडेट हमने आपको बताए भी थे। वही कह रहा है कि आशा का भुगतान कैसे किया जाता है, तो कार्य के आधार पर, मतलब पहले क्या था कि मतलब इतने जो पर्सन लाते थे, डिलीवरी पर्सन, या कह सकते हैं कि जो उनके कार्य दिए जाते थे तो उसके मतलब कि पेशेंट के आधार पर, उसको कार्य के आधार पर होते थे। लेकिन इस बीच में उन सारे कर्मियों ने धरना दिए थे, और ये हमने पिछले क्वेश्चन में जाने थे कि आशा कितने जनसंख्या पर मतलब होते हैं, तो 1000 जनसंख्या पर एक आशा को मतलब कि वहाँ पर बनाया जाता है। अगला है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होते हैं। हालांकि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, जो पंचायत समिति होता है वो किसको बनाता है, तो प्रमुख को बनाता है, प्रमंडल प्रमुख को। जितने भी पंचायत का समिति होते हैं वो मिलकर प्रमंडल प्रमुख को बनाता है, जो उसका प्रधान होता है, ठीक है। ये सब आप लोग जानते भी हैं। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला परिषद का जो प्रधान होती है वो कौन होता है, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष। हालांकि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन होना चाहिए, मतलब कि एवरेज यदि वजन की हम बात करें जन्म के समय, तो शिशु का लगभग 3 kg होता है। एवरेज वजन 3 kg होते हैं हेल्दी नवजात शिशु का। तो आज हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन रखते हैं। लगभग हम लोगों का 35-40 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, और आगे क्लासेज में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लास और भी जो क्लासेज होती है वो थ्योरी और भी जो चीज़ डिटेल्स में बताए जाते हैं वो सारा कुछ आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।